पाकिस्तान की रियासत अब ये नहीं, उसमें हिम्मत ही नहीं है। यहाँ तो ये कि बिल्कुल ही अशराफिया पर टैक्स लगाएं, जो प्रिविलेजेस दिए हैं उनको काटें। वो तो सारे के सारे गवर्नमेंट में होते हैं, या गवर्नमेंट को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। लेकिन यूसुफ भाई, ये जो आईबीपीज के साथ माहिदों को रीनेगोशिएट करना, आपको पता है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में भी ये गौहर एजाज साहब ऐसे ही नहीं बातें कर रहे हैं। गौहर एजाज साहब केयर टेकर वजीर रहे हैं, बड़े करीब माने जाते हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से भी। तो वो उन्होंने हवा में बात नहीं की, वो उन्होंने कहानी स्टार्ट, आपने कहा ना कि चूंकि उनको मीडिया में एयर टाइम मिलता है, तो वो उनकी बात पे पूरी एक बहस स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसमें कुछ एहतियात की भी जरूरत है, क्योंकि मेरा तो खदशा ये है कि ये इतना बॉच्ड अप तरीका होता है। अगर आपको याद हो यूसुफ भाई, कि पहले रिको डिक का भी इन्होंने इस तरह से किया, फिर मुशर्रफ ने भी आईपीपीस के साथ कुछ किया था, वो हक्कों के साथ एक मायदा था, वो उनको तंग किया, वो उल्टा पड़ा। तो इसमें कुछ एहतियात की भी जरूरत है कि आप बिल्कुल ही पकड़ धकड़ ना स्टार्ट कर दें, यानी जो भी काम करें प्रोफेशनल अंदाज में करें। नहीं, पहली बात तो ये कि इससे पहले कि हम कोई कमेंट दें, जजमेंट दें, मैं ऐसी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि पहले आप देखें तो सही कि व्हाट इज इन्वॉल्व। जी, बिल्कुल। जब बिल्कुल 45% जो गवर्नमेंट का है, मेरा तो इसरार ये उस बात पे होगा कि पहले जो है, जो गवर्नमेंट के आईपीपी से आप उसका इश्यू जो है उठाए, पहले टेकअप करें कि आखिर। अब लोग कहते हैं कि वो जो प्लांट बनाए गए थे असल में तो गवर्नमेंट ने कर्जे लिए थे वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो उनकी कॉस्ट रिकवर करनी है। मैं कहूंगा कि आप कॉस्ट जो है, जो लोग पहले ही से दबे हुए हैं, मर रहे हैं, उनसे क्यों रिकवर करते हैं, अशराफिया से क्यों नहीं करते? सही। सही। दूसरी बात ये कि अगर आपका इंटरेस्ट बर्डन फेडरल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है, तो जो डोमेस्टिक जो बैंक्स हैं आपके, जिनके प्रॉफिट्स पिछले साल 80% से भी ज्यादा से बढ़ गए थे, जो 80% ऑफ द गवर्नमेंट डेट जो है उनके पास है, मतलब बॉन्ड्स की ट्रेजरी बिल्स वगैरह, भाई आप उनको कहें कि आप डेट रीप्रोफाइल करें, ताकि उनकी अगर प्रॉफिट में थोड़ी सी कुर्बानी दे भी देंगे हमारे लोकल बैंक्स, तो कयामत नहीं आ जाएगी। वो तो पहले ही बहुत सही। प्रॉफिट बना रहे हैं। सही। पाकिस्तानी बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट मार्जिन है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दुरुस्त। तो हुआ ये है कि पिछले चंद सालों में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफर हुआ है आम लोगों के पास से बैंक्स की जाने। और बैंक को कौन ओन करता है? नेशनल बैंक तो हुकूमत की मिल्कियत है, जी, हबीब ग्रुप है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। हबीब जो है वो उसको जो है आगा खान साहब की वो ग्रुप होल्ड करता है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, उसको भी जो है मियां मंशा साहब, पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वो उसमें उनकी ओनरशिप है। इसी तरह से यूनाइटेड बैंक जो है, उसमें एक बहुत बड़े जो है पाकिस्तानी सरमायाकार जो शामिल हैं। तो भाई ये लोग जो हैं, ये सारे जो बैंकर्स जो हैं, इनको तो मैं ये नहीं कहता कि इनको जो आप वो कर्जा जो है इसको डिफॉल्ट कर दें या कुछ कर दें, लेकिन को ऐसा एडजस्टमेंट करें कि कर्जों की अदायगी का जो बोझ है, जिसको टेक्निकल जबान में रीप्रोफाइलिंग कहते हैं, वो कम से कम किया जा सके, ताकि जब हुकूमत के पास कोई जगह होगी, कोई गुंजाइश होगी, तो फिर लोगों पे इतना बोझ नहीं पड़ेगा। वो भी नहीं करते। फिर मैंने पिछले दिनों ये तजवीज दी थी कि इंटरेस्ट रेट कम किया रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो उससे भी जो है बजट में जो बोझ है कर्जों की अदायगी का, वो कम होगा। वो भी नहीं करते। मैंने ये भी कहा था कि चाइनीज से जो है आप देखिए रजा भाई, मैंने तो इस मजमून में हवाला दिया है इस सारे इश्यूज पे। मैं दोबारा हवाला देना चाहूंगा, मैंने तो 2018 में फाइनेंशियल टाइम्स में पूरी तफसील से लिखा था कि हो क्या रहा है। हम्म। मुझे हैरत इस बात पे और अफसोस भी है कि ये लोग करते क्या है। और फिर अब कह दो, मैं कह देता हूं कि नायल है, तो कहते हैं कि यूसुफ साहब आप तो डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे हैं, आप टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं। तो मैं तो साफ साफ कहूंगा कि जी, मैंने तो 2018 में लिखा था। मैं समझता हूं मेरा ज्यादा हक है कि मैं इन मामला को संभालूं, बरा इसके कि आपके कि आपने तो सत्यानाश कर दिया है। आपने मुल्क को मकरूज कर दिया है, मईशत को तबाह कर दिया है, लोगों का बुरा हाल है। और कोई कह दे तो इनकी इतनी स्ट्रांग लॉबीज हैं कि सब मिलके आप पे चढ़ जाते हैं। तो मुझे ये कहने में कतई तामुल नहीं है कि ये इसका जो है, इसमें ना सिर्फ नाअहली है बल्कि ग्रीड भी है। आप जरा जाके इन मुआहिदों को, जरा इन जो कंपनीज जो है इनकी ओनरशिप को देखिए, इसको कौन ओन करता है।
इसमें आपको बड़े बड़े पाकिस्तानी नाम मिलेंगे, और उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफॉल्ट करें, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो करें, लेकिन आखिर ऐसे मुआहदे क्यों किए गए कि आपके पास जो है उसको रिव्यू करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। हमेशा हर मुआहदे में होता है कि अगर ये होता है तो इट विल बी रिवाइज्ड और इट विल बी रीनेगोशिएटेड, ऐसे कोई जी हाँ, प्रोविजन नहीं। अब जो सीपेक के बाद मुआहदे किए गए, रजा सही। साहब, ये 30 साल के हैं, और 30 साल का इस तरह से कि टिपिकली पहले 10 साल में जो है वो रिपेमेंट है, मतलब कर्जे अदा हो जाएंगे, उसके बाद 20 साल तक, उसके बाद ये लोग आराम से जो है पैसे जो है बनाएंगे। चाहे अब आपने देख लिया कि बाद जो इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स हैं वो 18% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनकी जो कीमत है वो पूरी दे रही। ऐसा कैसे होता बिल्कुल। है भाई? हाँ, और और आप फिर की कहते हैं कि फिर बाज लोग ये कहते हैं कि उसके अलावा जब ये बनाए गए थे इसको कोई चारा नहीं था। भाई अगर वाकई कोई इन्वेस्टर होता तो मैं ये बात आर्ग्यूमेंट मान लेता। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। कर्जों की बिल्कुल, अदायगी की जिम्मेदारी हुकूमत ले रही है, इंटरेस्ट रेट की जिम्मेदारी जो हुकूमत ले रही है, करेंसी रिस्क की जिम्मेदारी हुकूमत ले रही है, जो बिजली की कीमत की जो खरीदारी की जो है गारंटी वो हुकूमत ले रही है। तो ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट है? ऐसा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और उसका नतीजा क्या है? इन इन्वेस्टमेंट्स का जो पे बैक पीरियड था, कि जो जो इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं वो पे बैक पीरियड मुश्किल से 3-4 साल है। मतलब ये कि आप 3-4 साल में अपना सारा, बल्कि उससे भी कम में, अपना सारा पैसा रिकवर कर लें और उससे फिर कई गुना जो है मुनाफा करें। हाँ, दुनिया में यूटिलिटीज पे इतना प्रॉफिट जो है कहीं नहीं होता। मैं, लोगों ने मुझसे बात की इंडिया की, आइए इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में तो ऐसा कोई मॉडल ही नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उसके पास कोई सोल अथॉरिटी हो। इंडिया में बड़ा डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस मॉडल है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये मुआहदे कर सकती हैं। हाँ, एक फेडरल रेगुलेशन है, उसके तहत जो है उनको काम करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक पाबंदी है कि उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15.5% से ज्यादा नहीं हो सकता, और वो भी सिर्फ लोकल करेंसी टर्म्स में। राइट। हमारे यहाँ ये किया गया कि डॉलर में रिटर्न गारंटी किया गया है। बाज ने कहा कि जी 15% ऐसा है। आप नेप्रा की वेबसाइट पे जो अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स हैं उठा के देख लीजिए। मैंने तो बताया है, नाम लिख के कहा है कि इसमें 20, जब अप्रूवल दिए गए थे, जो रिटर्न ऑन इक्विटी था डॉलर टर्म्स में, वो 27 to 34% था। तो जी असल हाँ, में मसला ये है कि लोग जो है वो बहुत ही हवा में बातें करते हैं, साफ साफ, इफ यू डोंट माइंड, तफसील में नहीं जाते, इसको पूरी तरह से एनालाइज नहीं करते, जो सामने हकायक है उसको नहीं रखते। या तो ये कहते हैं कि बस ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मत छूना वरना क़यामत आ जाएगी। माफ बिल्कुल, कीजिएगा, 2020 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, और मैं उनको फुल क्रेडिट देता हूं इस बात का, उन्होंने मुआहदे रीनेगोशिएट किए थे और उससे कोई 800 अरब रुपए की, उससे ज्यादा की तकरीबन सेविंग्स हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही रीनेगोशिएट आप नहीं कर सकते इसलिए कि प्रेसिडेंस मौजूद है। हाँ, या ये जरूर है इसका, जिस तरह से आपने रजा साहब भाई मिसाल दी रेकोडिक की, विद अगर आप इजाजत दें, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है इसका। जी, वो एक डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, एक्सप्लोरेशन था। ये जो है ये एक अजब किस्म की चीज है जिसमें जो है अगर नुकसान होगा तो हुकूमत का है, अगर प्रॉफिट तो होने होना है स्पॉन्सर को। तो ये गारंटीड, ये बॉन्ड की तरह का चीज है। बॉन्ड जो है, बॉन्ड में ये होता है ना कि जो बॉन्ड खरीदने वाला है उसको तो पैसे मिलते रहेंगे कुछ भी हो जाए। तो उसको जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसी उसी तरह से सिमिलर नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जहां तक रीनेगोशिएशन का ताल्लुक है, इसकी मिसाल मौजूद है, ये 2020 में हुआ था। अब आप देख ही लीजिए, आज जैसे कि कल हुआ है, खबरें आई हैं अखबारात में कि पाकिस्तान की हुकूमत ने चाइनीज से फॉर्मली ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है कि डेट को रीशेड्यूल किया जाए। तो वो लोग जो कहते थे कि जी कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो गलत साबित हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। और जहां तक मैंने तो तो भी भाई, कह दिया
कि तो बिल्कुल। वो तो गलत साबित हो गए। हाँ, ये है कि जिस आपने कहा कि जिस तरीके से किया जा रहा है, देखिए वो तो मैं इसमें तबसरा नहीं करूँगा कि हमारे यहाँ मुल्क में मुख्तलिफ इंटरेस्ट्स हैं और लॉबीज़ हैं, जी। उनके आपस के दरमियान जो है सिलसिले होते रहते हैं। अब कौन किसके पीछे है, मैं इस तफसील में नहीं जाता। मैंने तो हाँ, हक़ाइक़ चलिए। जो है सामने रख दिए हैं और ये भी बता दिया है जी, कि इसका हल क्या है, इसका हल हक़ाइक़ यकीनन पे मौजूद है। लेकिन हम इस हल जो तस्दीक। है वो उसका पाकिस्तान की जो डेट सिचुएशन है उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। इस एनर्जी क्राइसिस का हल जो है पाकिस्तान की जो डेट सिचुएशन है उसको एड्रेस किए बगैर नहीं हो सकता है। नहीं हो और ना सकता। ही जो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा टैक्सेशन में जो रिफॉर्म्स हैं वो करनी ही करनी है। अगर हम अपने डेट को रिप्रोफाइल नहीं करते, उस मसले को हल नहीं करते और अपने टैक्सेस में रिफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर उसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? वो सारा बोझ जो है बिजली के बिलों की सूरत में अवाम पे कयामत की तरह टूटेगा। और अभी फिर अगले महीने से मेरे ख्याल से बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, जिसकी मेरे ख्याल से मैंने आज ही डॉन में खबर पढ़ी है। जी हाँ, तो बिल्कुल। ये इस वक्त सूरत हाल। जी, और मेरे ख्याल से मैंने तजवीज़ ये दी है कि एक इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स बनानी चाहिए हुकूमत को, जिसमें इंडिपेंडेंट जो है एनर्जी एक्सपर्ट्स हों, एनर्जी इकोनॉमिस्ट भी हों। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि ये क्या मजाक है कि हमारे मुल्क में जो सीनियर पोजीशन जो है, इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है, साहब एक भी एनर्जी इकोनॉमिस्ट नहीं है। जी हाँ, टेक्सटाइल बिल्कुल बनाने नहीं है। वाले, स्टॉक ब्रोकर्स और इस तरह के लोग जो हैं वो इन बिल्कुल, मसाइल वो पे जो है माहिर काम कर रहे हैं माहिरीन है। भाई। जी। अच्छा, और सबसे बड़ी तो जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो सारे फैसले करते हैं। अच्छा, तो यूसुफ भाई, हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ एक और रिपोर्ट है बड़ी, वो नाजरीन को और आपसे भी उसके ऊपर कमेंट लेंगे। ये एक रिपोर्ट है खैबर पख्तूनख्वा से, उमैर मोहम्मद जई की रिपोर्ट। और उन्होंने बेसिकली ये पूरी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की है उससे ये पता लगा है कि तालिबान जो हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए का भत्ता वसूल करती है। 1 किलो चर्स पर 5,000 का टैक्स लगा रखा है। और जो सारे वहां पे मनशियात करने वाले कारोबारी लोग हैं, उनको उनके ऊपर जो बाकायदा उनसे एक्सटॉर्शन होती है, ये पूरी इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि उनकी जो तहरीक है और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको ये इससे फाइनेंसिंग मिल रही है। और फिर ये पुलिस वालों ने की भी इसकी तस्दीक की है। खुफिया इदारों वालों ने तस्दीक की है। अब ये रिपोर्ट हमारे आज ये नया दौर की वेबसाइट पे छपी है। और उन्होंने ये कहा कि माहाना की बुनियाद पर ये पैसे तालिबान को दिए जाते हैं, जो करोड़ों और अरबों में, अगर आप उसको टोटल कर लें। अब मसला ये है कि आपको पता है कि यूसुफ भाई के इस वक्त पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर है। चीन का भी है कि वो कहते हैं भाई आप ये इसका कुछ करें। और ये आप नाज़रीन देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो कोट की हैं चीजें, या जो एनेक्डोट्स और कहानियां निकाली हैं, बड़ी खौफनाक है। ये पूरी रिपोर्ट नाज़रीन आप देख सकते हैं urdu.naya.tv पर। तो बहरहाल जी, यूसुफ भाई मैं बढ़ता हूँ। तो ये मईशत के लिए, ये और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, रिट ऑफ द स्टेट, तीनों के लिए चैलेंज है। तो इस पे क्विक कमेंट दीजिए और फिर हम आज के लिए अपने नाज़रीन से इजाजत लेंगे। जी यूसुफ भाई। देखिए, अभी कहा गया कि मैंने देखा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डीजी आईएसपीआर ने कहा कि जी मुख्तलिफ चीज़ों की बात निशानदेही की। उसमें ये भी था कि हुकूमतें क्या कर रही हैं टेररिज्म के बारे में, हमने तो अपना काम किया। एक छोटी सी बात है, मुझे एक अभी साथी ने बताया और ये मैं पहले भी ये बातें इसकी रिपोर्ट्स में सुन चुका हूँ। आपने बात की इसकी भत्ते की। बलूचिस्तान से जो डीजल स्मगलिंग हो रही है, जो मुझे बताया गया, उसका एस्टिमेट जो है इट इज बिटवीन 150 टू 200 मिलियन डॉलर्स अ ईयर है। वाओ, सिर्फ ये स्मगलिंग का। अच्छा। इसलिए कि ये कहा गया को तकरीबन जो है 6,000 लीटर जो है, इस तरह से कुछ 6 लाख लीटर जो है वो रोजाना की बुनियाद पे होता है। तो इसका हिसाब आप लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा पैसा है जिसमें मुख्तलिफ लोग जो है कमाते हैं और फिर कुछ लोग जो है स्मगलिंग भी होती है मुख्तलिफ तरह की। वो उस पे जो जिस तरह आप कह रहे हैं भत्ता लिया जाता है, उस भत्ते से हथियार भी लिए जाते हैं।
अफसोस की बात यह है कि जो केपी में गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो तो बिल्कुल। जो कि वजीर आला साहब हैं वो बड़े बड़े बयान देते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं गवर्नर को निकाल दूंगा। तो भाई आप, ये स्मगलिंग हो रही है, बत्तख कलेक्ट किए जा रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, हर रोज दूसरी रोज के बाद आती है खबर कि इतने हमारे लोग जवान के सिविलियन जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। तो ये लोग जो हैं हमारे, ये सब पावर एलिट्स की हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? मतलब ये कि सारा जो मसला हमारा जो मीडिया है वो यही कहता रहता है कि आज जो है जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कह दिया, और उसके